Hi everyone, Hitesh here. Today we gonna talk about your most awaited movie called Marco, जिसका ट्रेलर देखने भर के बाद से आपने इस कमेंट सेक्शन में मार्को मूवी की डिमांड ला करके मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अब इस मूवी को मैं लाना इसीलिए नहीं चाहता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है। इसके अंदर दिखाए गए सीन किसी इंसान को, मतलब नॉर्मल अगर कच्चे दिल का इंसान है तो उसे वॉमिट तक आ सकती है, और ऐसी मूवीज में कॉपीराइट आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। या तो क्लेम आ जाएगा, यानी कि जो मेहनत बर्बाद हुई है उसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा, और या फिर सीधी स्ट्राइक आएगी। मगर क्या करें, हमारा तो शुरू से ही ये मोटो है, जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। शुरुआत में हम दो खास दोस्तों को देख पाते हैं, विक्टर और वसीम, जो कि इस वक्त एक रिंग के अंदर पैसा लगाने के लिए आए थे। विक्टर जो कि देख नहीं सकता था मगर महसूस हर चीजें कर सकता था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वहीं पर वसीम के पास उसके भाई का कॉल आता है और कहता है कि यार हमारे ड्रग का जो काम है तुझे उसमें ज्वाइन हो जाना चाहिए। मगर वसीम जो कि ये सारे बुरे काम छोड़ चुका था, इसलिए भाई की कोई बात नहीं मानता। तो गुस्से में आकर उसका भाई कुछ गुंडे भिजवा देता है, जो कि आते के साथ ही वसीम को निपटा डालते हैं। मगर ये सारी चीजें अंधा शख्स यानी कि विक्टर नोटिस कर रहा था, और अगले दिन वो ये सारी चीजें पुलिस को भी बता देता है। अब पुलिस इंस्पेक्टर सत्यम, जो कि पहले सोच रहा था कि अंधा शख्स क्या ही बताएगा, मगर वो इस पूरे केस में बहुत ही खास सस्पेक्ट निकल करके आता है। अब देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वसीम के घर पर फ्यूनरल चल रहा था, हर कोई बहुत ज्यादा परेशान था। हालांकि मर्डर तो उसके भाई ने ही करवाया था, मगर लोगों के सामने वो एक अच्छी छवि रखना चाहता था कि उसके भाई का कुछ गुंडे या स्मगलर लोगों ने जो है मर्डर कर दिया, और अब वो इस मर्डर का बदला उन बुरे लोगों से लेकर के रहेगा। लेकिन तभी घर के बाहर डिफेंडर गाड़ी आकर के रुकती है। अब जो विक्टर जो देख नहीं सकता था मगर छू करके पहचान सकता था कि हाँ ये वही गाड़ी है, और ये वही शख्स है जो कि उस दिन वहां पर खड़ा था। क्योंकि विक्टर पेशे से एक परफ्यूमर था और उसे मालूम चल चुका था कि जिसने वसीम का मर्डर किया है वो यहीं पर खड़ा है। अब सबसे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड ईशा को इस बारे में बताता है, और फिर घर से बाहर निकल करके पुलिस को भी इन्फॉर्म करने वाला था। मगर तभी रसल और उसके गुंडों ने विक्टर को उठवा लिया और कहा कि हमें तो ये लग रहा था कि तू शायद किसी को कुछ बोलेगा नहीं, तुझे अंधा समझ करके छोड़ने की हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर अब गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। और इस बार वो उसे एसिड में डुबो करके पूरी तरीके से झुलसा कर मार देते हैं। वहीं एक दूसरा खड़ा शख्स उसका वीडियो भी बना रहा था। अब ये बात गोल्ड स्मगलर टोनी तक भी पहुंचती है। तो बेसिकली टोनी जो था वो था रसल का फादर, और जब रसल के हाथ पर एसिड के कुछ छांटे पड़ चुके थे तो वो अपने बेटे को समझाता भी है कि यार तुझे आगे चल करके बड़ा काम संभालना है, छोटे मोटे किस्सों में मत पड़ा कर। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और पानी में पड़ी लाश मिल जाती है पुलिस वालों को, जो कि विक्टर की थी। हालांकि बॉडी के सारे पार्ट्स तो पूरी तरीके से झुलस चुके थे, मगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसके थ्रू ये मालूम चल जाता है कि ये विक्टर की ही लाश थी। जिसके बाद हम सीधा विक्टर के घर का सीन देख पाते हैं। मगर ये परिवार भी जो था ये गैंगस्टर परिवार से आया करता था, इनकी भी पहुंच बहुत ज्यादा ऊपर तक थी। आए गए दुश्मन तो इन पर हमला करते ही रहते थे, इसलिए पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि अब जो प्रॉपर्टी बची है वो दो बहन भाइयों में बढ़ जानी चाहिए, यानी कि जॉर्ज और नैन्सी में। हालांकि इन दोनों की भी शादियां हो चुकी थी और इनके बच्चे भी थे, जो कि आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे कि अगर मार्को भैया को मालूम चल गया कि विक्टर की हालत खराब हो गई है, मतलब कि विक्टर जो है मर चुका है, तो वो तो दुश्मनों का क्या हाल करेगा वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि ही इज अ रॉन्ग गाय। एक तरीके से देखा जाए तो केजीएफ की थोड़ी बहुत कॉपी करने की कोशिश करी गई है कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट। तो खैर उस वाली एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, सीधा इसी पर बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात जब मार्को तक पहुंचती है तो वो विक्टर के फ्यूनरल में आकर के कसम खाता है कि जिसने भी मेरे भाई की हालत करी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर हमें उसके पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। विक्टर जो कि देख नहीं सकता था, मगर मार्को हर बार उसकी हर इच्छा को पूरी करता था, चाहे भले उसे सिगार पीनी हो, गाड़ी चलानी हो, कुछ एंजॉय करना हो। इसी वजह से मार्को और विक्टर की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बढ़िया थी। और अब जब मार्को को मालूम चली गया था कि कुछ स्मगलर्स ने उसका मर्डर कर दिया है, तो वो बिल्कुल उन्हें ढूंढने के पीछे ही पड़ जाता है। अब जिस तरीके से केजीएफ मूवी में गोल्ड का जो पूरा बिजनेस था जो कि 4-5 लोगों में बटा हुआ था, उसी तरीके से इस बार भी ये जो इनके गोल्ड का बिजनेस था ये 3-4 पार्टनर्स में बटा हुआ था। एक पार्टनर जो कि जॉर्ज होता ही है, और दूसरा पार्टनर इनका टोनी भी था। लेकिन टोनी इनका सारा सोना हड़पना चाहता था, तो वो क्या करता है कि पोर्ट पर कैप्टन से बातचीत करवा करके इनका जो 90 किलो गोल्ड आने वाला था उसे कस्टम के अंदर पकड़वाने का नाम बता करके खुद हड़प लेता है। अब ये बात कहीं ना कहीं जॉर्ज को भी मालूम लगने लगती है कि हमारे घर के साथ ये सारा कुछ कांड कर्म कैसे हो रहा है। अब वो किसी नतीजे पर पहुंचता उससे पहले देवराज नाम का शख्स उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उसकी बदकिस्मती कि जॉर्ज बच जाता है। और जब ये बात मार्को तक पहुंचती है कि पहले तो मेरे छोटे भाई को मारा, फिर मेरे बड़े भाई को भी मारने की कोशिश करी, हमारा गोल्ड भी पकड़ लिया गया, इसका मतलब कि कोई अंदर का ही शख्स है जो कि इस सारी चीजों के जाल बुन रहा है। वही हम एक यूट्यूबर को देख पाते हैं जिसने की कुछ टाइम पहले
उस रिंग में फाइट होने वाली इलीगल जो फाइट होती है उसकी क्लिप्स अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर ली थी और जाकर के सारी रिकॉर्डिंग पुलिस इंस्पेक्टर सत्यम को दी थी। अब सत्यम जिसके पास में विक्टर के मर्डर का सबूत था वो जाकर के अपने सीनियर ऑफिसर को ये बताता है, मगर सीनियर ऑफिसर इस पूरी रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डाल देता है क्योंकि वो ऑलरेडी टोनी के साथ मिला हुआ था। और अब तो टोनी के लोग सबसे पहले तो उस यूट्यूबर को ही मार देते हैं, उसके बाद वे सत्यम को भी खत्म कर देते हैं। हालांकि इस बीच तक जॉर्ज की हालत सुधर चुकी थी और वो अपने भाई मार्को को कॉल करके बताता है कि ये जो पूरा कांड किया गया है इसके पीछे टोनी और रसल का हाथ है। मगर जिस वक्त मार्को ये बात सुन रहा था फोन पे, रसल उसके पास में ही बैठा था और अब वो मार्को को ही जान से मारने लगता है। अब यहाँ पर ये सारे सीन में कट करूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्रूटली इंसानों के हाथ, पैर, कान, नाक, गले काटे हुए हैं, इसलिए हम डायरेक्टली कंक्लूजन पर बातचीत करेंगे। मार्को जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, उसे मालूम चल ही चुका था कि रसल इन सब के पीछे है। वो जैसे उसे मारने वाला होता है कि तभी रसल बताता है कि विक्टर की जो गर्लफ्रेंड है ईशा वो प्रेग्नेंट थी और विक्टर के बेटे को जन्म देने वाली थी। वो इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर तू विक्टर को बचा नहीं पाया तो कम से कम उसके बेटे को तो बचा ही सकता है, मगर इसके बदले तुझे देने पड़ेंगे 40 करोड़। अब यहाँ पर कहानी में एक लव एंगल भी दिखाया जाता है जो कि मार्को और उसकी गर्लफ्रेंड का चल रहा था, मगर ये कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं तो इसको एकदम साइड रखते हैं अपन। डायरेक्टली कमिंग टू द मेन पॉइंट। अब मार्को को बचाना था अपने भाई की गर्लफ्रेंड को, मगर एड्रेस उसे मालूम था नहीं, तो वो जाकर सबसे पहले देवराज को पकड़ता है, उसे कंटेनर में बंद करके जहरीली गैस छोड़ देता है और कहता है कि अगर तूने 15 मिनटों में सच नहीं बताया तो ये गैस तुझे वैसे ही जान से मार देगी। तो देवराज अपना पूरा सच बता देता है और कहता है कि ईशा को छिपाया गया है टोनी के खास अड्डे पर। अब हालांकि मार्को इतना भी सती सावत्रा नहीं था, वो क्या करता है जाते वक्त भी उस कंटेनर को फोड़ देता है जहां पर देवराज के चीथड़े उड़ जाते हैं और फिर सीधा पहुंच जाता है टोनी के अड्डे पर। अब यहाँ पर लिटरली थे 50 से 60 लोग, मतलब थे तो उससे भी ज्यादा। नॉर्मली इतने आदमियों के सामने एक इंसान टिक नहीं पाता, मगर ये है भैया मार्को जो कि करते हैं कांड और खुलेआम घूमते हैं शाम को। क्या बात है, राइम हो गई है। तो यहाँ पर आधे घंटे बढ़िया इनकी फाइट चलती है। तो सीधा आते हैं कंक्लूजन पर। मार्को इन सभी को मार पीट कर पहुंच जाता है छत पर ईशा को बचाने के लिए, मगर इस वक्त यहाँ पर ईशा बैठी हुई नहीं थी। यहाँ पर पहुंचता है टोनी और बताता है कि तूने मुझे इतना चूतिया समझाया क्या कि 40 करोड़ के लिए तेरी उस ईशा को यहाँ पर खुलेआम छोड़ दूंगा। वो अभी भी मेरी कैद में, पहले पैसे लेकर गया उसके बाद ही ईशा को छोड़ूंगा। तो यहाँ पर मार्को को एक प्लेस बता दिया जाता है। थोड़ी देर बाद में मार्को पहुंचता है एक ब्रीफ केस के साथ में रसल के पास में। अब रसल तो बेचारा ये सोच रहा था कि इस बैग के अंदर पैसे वैसे होंगे और इन पैसों के बदले वो ईशा को छोड़ देगा, मगर जैसे ही वो उस बैग को खोलता है उसका दिमाग घूम जाता है क्योंकि इस बैग के अंदर उसके बाप का हाथ कटा हुआ था। इनफैक्ट मार्को ये भी कहता है कि अब तेरा बाप हमारे कब्जे में है, तो सबसे पहले तो ईशा को छोड़ और अपने बाप को ले जा। तो खैर यहाँ पर ईशा तो बच जाती है और जैसे ही रसल अपने बाप को बचाने के लिए जाता है तो बेसिकली उसे एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर इस कदर बंद कर रखा था कि माथे पर एक एसिड का कंटेनर झूल रहा था, फ्रंट साइड में एक गन लगी हुई थी लोड करी हुई और ऊपर से सीट के नीचे बॉम्ब था। यानी कि अगर उसे छुड़वा भी लिया जाए तो निकलते टाइम बम तो फटेगा ही फटेगा, और सेम ऐसी चीज हो भी जाती है। रसल पूरी कोशिश कर लेता है मगर एट द एंड उसका बाप एकदम बम के नीचे आकर फट ही जाता है, जिसके बाद तो आ जाता है अपने रसल भाई को गुस्सा और अब वो पहुंचता है अपने सोतेले भाई साइरस से मदद मांगने के लिए। अब साइरस जो कि उससे भी बड़ा हरामी था, वो किसी एक इंसान से बदला लेने में विश्वास नहीं रखता था, बल्कि बदला लेने के चक्कर में पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देने में विश्वास रखता था। उसके पास जब ये खबर जाती है कि उसके बाप को मार्को नाम के किसी आदमी ने फोड़ फाड़ दिया, तो अब वो अपनी पूरी टीम मतलब कि ऑलमोस्ट 250 से 300 लोग लेकर के पहुंच जाता है मार्को के घर पर। और यहाँ पर होती है भाई साहब अंधाधुंध मारकाट। आदमियों औरतों को छोड़कर तो क्या बच्चे तक को भी एकदम लपेटे में ले लिया जाता है। किसी को गैस की टंकी के नीचे दबा दबा कर पिचका दिया जाता है, किसी के गाल फाड़ दिए जाते हैं, किसी का कान नोच लिया जाता है, किसी के चाकू से हाथ पैर काट दिए जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मार कटाई होती है यहाँ पर। और इस पूरी फाइट के अंदर मार्को जो था वो एकदम बदहाल हो जाता है क्योंकि उसके सारे फैमिली मेंबर्स को साइरस ने जान से मार डाला था और सिर्फ एंड में मार्को को ही जिंदा छोड़ा था ताकि वो दर्द महसूस कर सके कि जब फैमिली का कोई मेंबर मरता है तो कितना ज्यादा पेन होता है। लेकिन मार्को भाई जो कि मतलब ऑलरेडी गैंगस्टर रहा हुआ है, तो वो नहा धो करके पहुंच जाता है सूट बूट पहन करके सीधा साइरस के अड्डे पर। अब अगेन यहाँ पर साइरस के बहुत सारे गुंडे होते हैं, तो खैर यहाँ पर भी अच्छी खासी फाइट आती है, मगर एट द एंड यहाँ पर मार्को के हाथ लग जाती है मशीन गन और वो बन जाता है कॉन्ट्रा, एक एक को मशीन गन की तरह फोड़ देता है। अब ये सीन कहीं ना कहीं आपको एनिमल मूवी से भी इंस्पायर लगेगा या फिर KGF से भी थोड़ा बहुत सिमिलर लगेगा। तो खैर सीधे आते हैं कंक्लूजन पर। तो इस फाइट के एंड में साइरस के हाथ में पड़ा होता है विक्टर का बच्चा जो कि वो उसे एसिड में फेंकने वाला था, मगर मार्को जो कि इस वक्त तमतमाया हुआ था, बहुत ज्यादा गुस्से में था, एक ही वार में साइरस का गर्दन अलग कर देता है और विक्टर के बेटे को बचा करके वहां से निकल जाता है। अब मूवी हो जाती है यहाँ पर खत्म, मगर इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कहानी बढ़ चुकी है करीब 5 साल आगे, जहाँ पर हम विक्टर के बेटे को भी देख पाते हैं, जहाँ पर मार्को उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन तभी सामने से एक और बड़ा दुश्मन अपनी काफी सारी गाड़ियां लेकर उसकी तरफ आ रहा था, यानी कि मार्को का सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा। सो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही चैनल पर आएगा, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।